नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SGKG स्टडीज एंड CKG 2.2 टू यूट्यूब चैनल क्लासेस। इस सेशन में हम रिफॉर्मिंग इंडियाज लीगल सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सबको पता है, भारतीय संविधान द्वारा IPC के बदले में भारतीय न्याय संहिता पास किया गया है। CRPC के बदले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पास किया गया है एंड इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम पास किया गया है 2023 में। इस तरीके से देश की जो आपराधिक न्याय प्रणाली है उसमें बड़े स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े स्तर में सुधार करने का जो प्रयास है वो यूं है कि तीनों के तीनों जो क्रिमिनल लॉ है, IPC, CRPC एंड सपोर्टिंग एविडेंस एक्ट, इन तीनों को चेंज किया जा रहा है, इसमें सुधार किया जा रहा है, इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? 20 दिसंबर को ध्यान देंगे, 20 दिसंबर 2023 को ये तीनों बिल लोकसभा से पास हुए। हालांकि ये अगस्त में टेबल किए गए थे और अगस्त में पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि इसको कमेटी के पास भेजते हैं, तो कमेटी में भेजा गया था। उसके बाद से कमेटी के अप्रूवल के बाद से दिसंबर में वापस आता है। तो 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास किया जाता है। 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में पास किया जाता है। और जैसा कि आप सबको पता है, पार्लियामेंट के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। 25 दिसंबर 2023 को, 25 दिसंबर जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती होती है, एनिवर्सरी होती है। 25 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट महोदय ने इन तीनों बिल को एसेंट दे दिया। प्रश्न ये उठता है, क्या ये लागू हो गया है? पास हुआ है, इनेक्ट हुआ है। जिस दिन प्रेसिडेंट महोदय का इनिशियल हो जाता है उस दिन ये इनेक्ट हो जाता है, इनफोर्स नहीं हुआ है। उस कोड्स में लिखे हुए हैं कि इट विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जब नोटिफाई करेगी उस दिन से ये तीनों संहिता और एक्ट प्रभाव में आएंगे। तो जब दिसंबर में पास हो गया है तो प्रभाव में कब आएंगे, ये प्रश्न उठता है ना। देखिए, the 3 new criminal laws that were passed in by the parliament in 2023 will come into effect from 1st July 2024. क्या है? ये तीनों एक्ट IPC के बदले में भारतीय न्याय संहिता, CRPC के बदले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये तीनों 1 जुलाई 2024 से इफेक्ट में आ जाएंगे। उस दिन से पुराने नियम कानून, पुराने बुक साइड में, नए बुक सामने आ जाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको पब्लिश कर दिया है कि ये 1 जुलाई 2024 से लागू किया जा रहा है, एक्सेप्ट 0 to 10 years in hit and run cases has been put on hold। आप सबको पता है, दिसंबर जनवरी के आसपास में ऑल इंडिया में ट्रक ड्राइवर्स का कुछ स्ट्राइक चल रहा था, उसका कोग्निजेंस गवर्नमेंट ने लिया है। और जो सेक्शन 1062 है भारतीय न्याय संहिता का, जो सेक्शन नंबर 1062 है, 106(2) है, उसको अभी 1 जुलाई से प्रभाव में नहीं लाया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो उसमें चेंजेस किए जाएंगे और नहीं तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसको प्रभाव में कब लाना है। एक्सेप्ट सेक्शन 106 सब क्लॉज 2
All these three laws will come into effect with effect from 1st जुलाई 2024. नोट कर लीजिए, भारतीय न्यायिक दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है जो 1 जुलाई 2024 से इफेक्टिव होने वाला है. सो 20 दिसंबर लोकसभा, 21 दिसंबर राज्यसभा और 25 दिसंबर एसेंट बाय द प्रेसिडेंट. सो पार्लियामेंट पास्ट 25 दिसंबर हो गया. इनके आने से क्या हो जाएगा, भारतीय न्याय संहिता 2023 विल रिप्लेस विंटेज, बहुत पुराना 163 साल पुराना आईपीसी, इंडियन पेनल कोड. इंडियन पेनल कोड 1860, आईपीसी 1860 जो 163 वर्ष पुराना था. अब स्वाधीन भारत में उसके बदले में बन गया है भारतीय न्याय संहिता 2023. फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इट विल रिप्लेस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो पहले बना था 1882 में, फिर अमेंड हुआ 1898 में, फिर उसमें उसको चेंज करके थोड़ा बहुत उसमें चेंजेस करके उसको पब्लिश किया गया था 1973 में. सो बेसिकली ये भी 1882 का है. तो इसमें और इसमें भी 20 साल का गैप है. सो ये 163 ईयर ओल्ड है, ये 141 ईयर ओल्ड है. फिर भारतीय साक्ष्य बिल, ये जो है इंडियन एविडेंस एक्ट जो 1872 का है, ये भी 150 साल पुराना है. 150 साल पुराना इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा. क्या रिप्लेस करेगा, भारतीय साक्ष्य बिल 2023. सो इट इज ए क्लियर सिग्नल ऑफ ए शिफ्ट इन इंडिया जुडिशियल सिस्टम. कहने का मतलब यह हुआ कि अब ये तीनों जो पहले के कॉलोनियल सिस्टम में पास हुए थे, जो ब्रिटिश इंडिया में पास हुए थे, ये तीनों आज के डेट में स्वाधीन इंडिया में पास किए जा रहे हैं, स्वाधीन इंडिया के तरह पास किए जा रहे हैं. सो आप देख सकते हैं इंडियन पेनल कोड 1860 था, इसको भारतीय न्याय संहिता बिल न्याय संहिता 2023 के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है. कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, इसको भारतीय नागरिक साक्ष्य सुरक्षा संहिता के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है. इंडियन एविडेंस एक्ट है, इसको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है. राइट. सो प्रश्न ये उठता है कि व्हाई आर देयर न्यू क्रिमिनल लॉस. एक कॉमन मैन के मन में ये प्रश्न उठता है कि 1860 का आईपीसी चल ही रहा था, 1880, फिर 1882, फिर 1898, फिर 1973 का पास किया हुआ सीआरपीसी ठीक से चल ही रहा था. इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 का चल ही रहा था. उनको बदलने की क्या आवश्यकता थी. तो हमें इसके पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी. पृष्ठभूमि ये है कि 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया था, जिसे ब्रिटिश वाले इसको फर्स्ट रिवेलियन कहते हैं. वो इसको विद्रोह कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम नहीं कहते. हम भारतीय हैं और हम इसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं. सो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1858 में जब हुआ, असफल हुआ. सफल होते तो उसी समय हमें स्वतंत्रता मिल जाती. उसके बाद से अंग्रेजों ने सोचा कि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन फ्रेम किए जाए जिससे भारतीयों पर राज करने में हमें आसानी हो. और 1857 में लड़ाई हुई. 1858 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था उसको लेकर के क्राउन के हाथ में चला गया. ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑफ इंडियन स्टेट को रूल करने लगी.
और 1860 में आईपीसी पास किया जाता है। उसका नाम क्या है? इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड दांडिक संहिता, मतलब भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया गया था। आईपीसी 1860 भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया गया था, ताकि मुंह न खोल सके। किसके अगेंस्ट में? अंग्रेजों के अगेंस्ट में, ब्रिटिश इंडिया के, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में कोई मुंह न खोल सके, इसलिए इंडियन पेनल कोड 1860 को बनाया गया। सो मूलतः ये भारतीयों को दंड देने के लिए बनाया गया था, भारतीयों के साथ न्याय करने के लिए नहीं बनाया गया था। अब जो अभी जो इसको रिप्लेस कर रहा है उसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। इसमें न्याय की बात की गई है। सो इसमें बहुत से कॉलोनियल प्रोविजंस को हटा दिए गए हैं, और जो प्रेजेंट सिचुएशन उसके अनुसार उसको अडॉप्ट किया गया है, अडॉप्ट किया गया है, रिप्लेस किया गया है, ऐड किया गया है। सो क्या जरूरी था? जो गुलामी की, जो दासता की जो एक छाया बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि भारतीयों को कोड बनाने आता ही नहीं है, इसलिए 1860 का कोड अभी भी चल रहा था, रिप्लेस करना जरूरी था। यह स्वतंत्र भारत का भारतीय न्याय संहिता है। तो 1860 वाला जो है वो न्याय संहिता में आया। सीआरपीसी आपको पता है पहले 1882 में, 1882 में बना था, देन 1898 में, एंड देन 1973 में। उसमें भी चेंज किया गया, और चेंज करके 2023 में भारतीय सीआरपीसी को चेंज कर दिया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नाम दिया गया है। और इंडियन एविडेंस वो तो 1872 का था। टाइम टू टाइम उसमें थोड़ा बहुत अमेंडमेंट किए गए थे, लेकिन वो पूरे अमेंडमेंट से काम नहीं चल रहा था, तो उसको रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इंग्लिश में भी यही नाम होगा, ट्रांसलिटरेशन होगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नाम इंग्लिश में भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लिखा जाएगा। उसको ट्रांसलेट करके इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 नहीं लिखेंगे। इसका हिंदी और इंग्लिश में एक ही नाम है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, राइट। आपका चैनल एसजीकेजी स्टडीज, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। अब प्रश्न ये उठता है कि मूलतः क्या क्या चेंजेस, अगर हम ब्रीफ में जानना चाहें कि क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, तो कुछ शब्दों में हम ये जान सकते हैं कि जो इंडियन पेनल कोड था, पेनलाइज करने का कोड था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ कोड था, भारतीयों को दंड देने के लिए जो कोड बनाया गया था 1860 में, जो 1 जनवरी 1862 को इंप्लीमेंट किया गया था, उसको रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू किया जा रहा। सो इसकी विशेषताएं यह है कि द एक्ट डिफाइंस टेररिज्म एंड ऑफेंसेस सच एज सेपरेटिज्म, आर्म्ड रिवेलियन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, challenging the sovereignty of the country which were earlier mentioned under different provisions of law। क्या था? कभी पोटा बनाया जाता था, कभी मीसा बनाया जाता था, अलग अलग स्पेशल एक्ट बनाए जाते थे। उन सबको इकट्ठा करके, कोड का नाम मतलब क्या है? कई एक्ट को मिला करके इसको संग्रहित किया गया, इसलिए इसको कोड कहा गया है। तो इसमें टेररिज्म को, सेपरेटिज्म को, आर्म्ड रिवेलियन को प्रोविजन में डाला गया है, ये पहले नहीं था। हाँ, क्या था पहले? एक ऑफेंस ऑफ सेडिशन था, राजद्रोह था, राजद्रोह को हटाया गया है। क्यों? इंडिया जो थी वो ब्रिटिश कॉलोनी की राज हुआ करती थी, अभी इंडिया क्या है? देश है। तो सुनना, राजद्रोह को हटा दिया गया है। उसके बाद से एक लिंचिंग हमारे समाज में एक शब्द 2-4 साल में सामने आया है,
मतलब एक भीड़ इकट्ठा होती है और भीड़ इकट्ठा होकर के किसी एक व्यक्ति की पीट करके हत्या कर देती है, उसको लिंचिंग का नाम दिया गया है। इस भारतीय न्याय संहिता 2023 ने लिंचिंग को एक अलग से क्राइम आइडेंटिफाई किया है एंड इट प्रोपोजेस 10 years imprisonment, इट मैक्सिमम सेंटेंस, सॉरी, ये जो लिंचिंग है इसका मैक्सिमम सेंटेंस क्या कर दिया है, कैपिटल पनिशमेंट दे दिया है, फांसी की सजा दे दिया है। अगर किसी नारी के साथ झूठ बोल करके उसके साथ संबंध बनाए जाते हैं तो उसके लिए 10 साल की सजा का प्रावधान इस नए संहिता में किया गया है। इस नया संहिता में एक और है। क्या इंट्रोडक्शन है? कम्युनिटी सर्विस एज ए फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक क्राइम्स। कम्युनिटी सर्विस नाम का एक पनिशमेंट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। आपने समझा होगा ना, वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी जो है ऑफ डेटरेंट का, पनिशमेंट की जो थ्योरी होती है तो उसमें एक रिफॉर्मेटिव भी होती है। तो इसमें कम्युनिटी सर्विस, जैसे इसमें क्या किया गया है, पहले क्या होता था, अगर 1 रुपया का थेफ्ट है तब भी थेफ्ट है, और लाख का थेफ्ट है तब भी थेफ्ट है। कोर्ट विल डिसाइड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। इसमें क्या किया गया, अगर कोई ऐसी चोरी होती है जो 5,000 रुपए से कम की हो, चाहे कोई वैल्यू हो, कोई आइटम हो जिसकी वैल्यू 5,000 रुपए से कम का हो, तो ऐसे चोरी में को कोर्ट के पास ये पावर होगा कि अगर वो चोर उस 5,000 रुपए उनको लौटाने के लिए तैयार है, चोरी का आइटम उसे लौटा देता है या उसके बराबर अप टू 5,000 रुपीज उनको लौटा देता है। ये बात हो रही है थेफ्ट फॉर कॉस्ट अमाउंटिंग बिलो 5,000। 5,000 से ऊपर की बात नहीं हो रही है, 5,000 के नीचे की बात हो रही है। तो अगर इसमें प्रोविजन है कि वो अगर लौटा देगा तो समाज सेवा करके उसको वो चुकता कर दिया जाएगा, उसको जेल में नहीं डाला जाएगा। और क्या है, चार्जशीट फाइल करने के लिए, पहले आईपीसी में ये प्रोविजन नहीं था, अभी भारतीय न्याय संहिता में चार्जशीट फाइल करने के लिए मैक्सिमम टाइम लिमिट 180 डेज दिया गया है। इंडिया में अंडर ट्रायल जो लोग हैं जेल में वो मोर देन 60% है। बेल मिलती नहीं है, चार्जशीट फाइल होती नहीं है, जेल में पड़े हुए हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बाद में वो लंबे समय तक जेल में रहते हैं और जब कोर्ट का डिसीजन आता है, जजमेंट आता है, तो उसमें उनको बरी कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। तो इसलिए चार्जशीट फाइल करने के लिए 180 डेज मतलब लगभग 6 महीने का समय दिया गया है। इससे क्या होगा, इट विल स्पीड अप द ट्रायल प्रोसेस एंड प्रिवेंट इनडेफिनिट डिलेस। लंबे समय तक 4.5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इंडिया में, लंबे समय तक केस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बच जाएंगे। कोर्ट विल डिसाइड कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो इस तरीके से तो ये भारतीय न्याय संहिता की बात हुई। अब देख लेते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस करने के लिए। सो इसमें क्या किया गया है, इट प्रमोट्स द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर ट्रायल, अपील, रिकॉर्डिंग, डिस्पोजिशन, अलाउइंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोसीडिंग्स। कई जगहों पे ये देखने में आया था कि कोर्ट्स जो है वो जो डिजिटल इशूज है, जो टेक्नोलॉजिकल इशू है, कई जगहों पर वो थोड़ा सा दूसरा व्यू रखती थी और उनको मना कर देती, बोले ये साक्षी के रूप में हम नहीं लेंगे। ये इंडियन एविडेंस एक्ट में क्लियर नहीं मेंशन किया हुआ है। अभी नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 की है उसमें टेक्नोलॉजी के फेयर यूज को रिकॉग्नाइज किया गया है। वीडियो रिकॉर्डिंग को, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवल को, इसको इट मेक्स कंपल्सरी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ सर्वाइवर सेक्सुअल वायलेंस का जो है सर्वाइवर है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कंपल्सरी कर दिया है, मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग प्रूफ माना जाएगा। पहले बोलते थे
इसके साथ टेम्परिंग हो सकता है, इसलिए इसको नहीं माना जाएगा। टेम्परिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट इज अनदर इशू। लेकिन कोर्ट अब नहीं कहेगी कि हम वीडियो रिकॉर्डिंग को नहीं मानते, टेप रिकॉर्डिंग को नहीं मानते, मोबाइल का व्हाट्सएप का लिंक वगैरह को नहीं मानते, सब मानना पड़ेगा। उसके बाद से सीआरपीसी में एक सेक्शन 41 होता था जिसमें अरेस्ट का प्रोविजन होता था। उसमें क्या कर दिया है अभी, अगर कोई नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब ऐसे ऑफेंस जिनका पनिशमेंट 3 साल से कम है, ऐसे क्राइम, ऐसे ऑफेंस जिनके पनिशमेंट 3 साल से कम है, उनको नॉन कोग्निजेबल में जनरली रखा गया है। तो नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस में और सीनियर सिटीजन्स को, इन दो कैटेगरीज को अरेस्ट करने का पावर पुलिस के इंस्पेक्टर से उठ करके डीएसपी के पास चला गया है। डीएसपी के अप्रूवल के बाद ही सीनियर सिटीजन को अरेस्ट कर सकते हैं। डीएसपी के अप्रूवल के बाद ही ऐसे ऑफेंसेस जिसमें पनिशमेंट 3 साल से कम है उनको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। नहीं तो वे सारे ऑफेंसेस जिनके पनिशमेंट 3 साल से कम है उनको पुलिस अरेस्ट करने का पावर नहीं रखती। चेंज कर दिया गया है। सेक्शन जो 41 था, 41A, अभी वो सेक्शन 35 में आ गया है। और वहां पर पुलिस का जो अरेस्ट का पावर जो है इन केसेस में डीएसपी के पास चला गया, इंस्पेक्टर साहब नहीं कर सकते, राइट। The act requires that police consult the victim before withdrawing। आप क्या होता था, कई बार पुलिस जो है एट ओन हिज डिस्क्रिशन कई बार केसेस को विड्रॉ कर लेती थी। क्यों? क्योंकि स्टेट पार्टी होती है ना, तो कई बार पुलिस विड्रॉ कर लेती थी ऑन वेरियस रीजंस। अभी क्या है, पुलिस के पास से वो पावर विड्रॉ कर लिया गया है। अभी क्या है, अगर पुलिस कोई केस विड्रॉ करना चाहती है, then police has to consult the victim। जो सफरर है, जो विक्टिम है, जिसको चोट लगी है, जो परेशानी में है, जिसके अगेंस्ट में ये क्राइम हुआ है, उसका केस विड्रॉ आप नहीं कर सकते अगर वो पनिशेबल है विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 years और मोर। 7 years से कम का अगर पनिशेबल है तो पुलिस स्टिल हैज राइट टू विड्रॉ द केसेस। लेकिन अगर कोई केस ऐसा है जो पनिशेबल है फॉर मोर देन 7 years, ऐसे में पुलिस अपने आप उसको विड्रॉ करने का पावर नहीं रखती है। चेंज कर दिया गया। उसके बाद से क्या होता था, सीआरपीसी में और एविडेंस एक्ट में प्रोविजन था कि ट्रायल तभी होता था जब एक्यूज्ड का प्रेजेंस हो। एक्यूज्ड के प्रेजेंस में ट्रायल हुआ करता था। अगर किसी कारण से एक्यूज्ड अरेस्ट नहीं हो पाया, पकड़ में नहीं आ पाया, डिफॉल्टर हो गया, भगेड़ू हो गया, दूसरे देश में चला गया, कहीं अज्ञात जगह पे लोप हो गया, ऐसे में ट्रायल नहीं हुआ करते थे। अभी क्या कर रहे हैं, it empowers magistrate to take cognizance of offences based on electronic records such as emails। नहीं, it allows absconding criminals to be tried in absentia by court and sentenced to which can deter fugitive from escaping justice। so कई लोग भाग रहे हैं, भागो, ट्रायल होगा और ट्रायल होने के बाद से पनिशमेंट भी होगी। जिस दिन पकड़े जाएंगे उस दिन जेल में डाल दिए जाएंगे। सो कम से कम अंडर ट्रायल नहीं रहेगा, आपका केस डिसाइड होगा। पहले भगेड़ू जो हो जाते थे, जो अब्सकंडर हो जाते थे, उनका ट्रायल नहीं हो पाता था। अभी उनका ट्रायल होगा, ट्राइड इन अब्सेंसिया बाय कोर्ट, ये होगा। उसके बाद से ये जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, इट इंपावर्स मजिस्ट्रेट टू टेक कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बेस्ड अपॉन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सच एज ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप। पहले क्या होता था, ईमेल के बेसिस पे, व्हाट्सएप के बेसिस पे ये सपोर्टिव बनते थे, प्राइम एविडेंस नहीं माने जाते थे। अभी इसने रिकॉग्नाइज कर लिया है कि इनके बेसिस पे ऑफेंस का कोग्निजेंस लिया जा सकता है।
ईमेल होगा, एसएमएस होगा, व्हाट्सएप होगा, आपको पता ही है भारत में बहुत लोग पकड़े जा रहे हैं और मोबाइल का पासवर्ड उनको भूल गए हैं, वो गजनी रिटर्न्स में पहुंच गए हैं, मोबाइल का पासवर्ड नहीं बनाते, बताते हैं फॉर्मेट कर देते हैं। क्यों? अब वो रिकॉग्नाइज होगा, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप, ये सब रिकॉग्नाइज होंगे। इसलिए हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। किसी भी तरीके से, किसी भी माध्यम से ये कम्युनिकेशन अगर ऑफेंसिव है, देन द पर्सन विल लैंड इन ट्रबल। मर्सी पिटीशन की भी बात होती है, तो मर्सी पिटीशन का क्या है, यहां पर एक टाइम लिमिट दे दिया गया है। मर्सी पिटीशन क्या होता है, सेशन जज के बाद से, सेशन कोर्ट के बाद से हाई कोर्ट में जाते हैं लोग, हाई कोर्ट के बाद से सुप्रीम कोर्ट में भी जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी अगर कैपिटल पनिशमेंट दे देती है, फांसी की सजा दे देती है, तो मर्सी पिटीशन को लेकर के जाया जाता है। मर्सी पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशन के 72 आर्टिकल 72 में है, प्रेसिडेंट के पास मर्सी मतलब उनके पास क्षमा करने का अधिकार है। तो प्रेसिडेंट, अगर राज्यपाल के पास मर्सी पिटीशन जा रही है, गवर्नर के पास, तो विद इन 30 डेज, और अगर प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन फाइल करना है विद इन 60 डेज। ये टाइम फ्रेम दिया गया है, इस टाइम फ्रेम के अंदर ही उनको अपील करना है। अपील किए तो ठीक है, नहीं किए तो जो पनिशमेंट है उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और नो अपील शैल लाई अगेंस्ट द प्रेसिडेंट डिसीजन इन एनी कोर्ट। प्रेसिडेंट का जो डिसीजन हो गया, दैट डिसीजन इज फाइनल, नो कोर्ट हैज ओवर रूलिंग इफेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो इस तरीके से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये सब बदलाव किए गए हैं। अब जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था, उसको रिप्लेस कर दिया किसने? भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 उसने रिप्लेस कर दिया। सो ये एक्ट क्या करता है? दिस एक्ट defines electronic evidence as any information generated or transmitted by any device or system that is capable of being stored or retrieved by any means. So ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिफाइन कर रहा है। ये एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी आइडेंटिफाई कर रहा है। इट लेज डाउन स्पेसिफिक क्राइटेरिया फॉर एडमिसिबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सच एज ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, रिलायबिलिटी which can prevent misuse or tampering of digital data. So डिजिटल डेटा को टेम्पर किया जा सकता है, मिसयूज किया जा सकता है। ये इस संहिता को बनाने वाले को पता है, इस एक्ट को फ्रेम करने वाले को पता है। तो उनकी एडमिसिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्टेबल है, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सेप्टेबल नहीं है। इट प्रोवाइड्स फॉर a specific provision for admissibility of DNA evidence such as consent chain of custody which can enhance accuracy and reliability of biological। कई जगहों पर बायोलॉजिकल एविडेंस की जरूरत पड़ती है, तो बायोलॉजिकल एविडेंस जब भी जरूरत पड़ेगी तो जो साइंटिफिक क्राइटेरिया हैं उनको तो मानना पड़ेगा ना। अब आज के दुनिया में डीएनए टेस्ट लिया जाता है बायोलॉजिकल एविडेंस के रूप में, सो उसको भी ये एक्सेप्ट कर रहा है। कौन? इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले में भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। It recognizes expert opinion as a form of evidence such as medical opinion, handwriting analysis which can assist in establishing facts or circumstances relevant to it। So expert opinion का इससे पहले वाले एक्ट में भी था, इससे पहले वाले एक्ट में भी एक्सपर्ट ओपिनियन को एक्सेप्ट किया जाता था। इसमें क्या किया? एक्सपर्ट ओपिनियन को जैसे मेडिकल ओपिनियन है, हैंडराइटिंग एनालिसिस ओपिनियन है, उस कैटेगरी में डाल दिया गया है। सो एक्सपर्ट ओपिनियन की वैल्यू यहाँ पर बढ़ा दी गई है। It introduces presumption of innocence as a fundamental principle of criminal justice system। कहा जाता है ना
कि जब तक साबित नहीं हो जाता, एक्यूज्ड को अपराधी नहीं कह सकते, जब तक साबित नहीं हो जाता। जब तक साबित नहीं हो जाता, इट इंट्रोड्यूसेस presumption of innocence as a fundamental principle of criminal justice system, which means that every person accused of an offense is presumed to be innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल फैक्ट को that has to be proved beyond reasonable doubts, 1% भी डाउट है, that doubt has to be ruled out, नहीं तो पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है ये मान के चलती है कि हर व्यक्ति इनोसेंट है, निर्दोष है, हर व्यक्ति निर्दोष है जब तक कि उनके खिलाफ कोई दोष साबित न हो जाए। ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है न्याय देने के लिए, नहीं तो इसके मिसयूज बहुत हो जाएंगे। BSA, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, introduces the presumption of innocence as a fundamental principle of criminal justice system, which means that every person accused of an offense is presumed to be innocent until proven guilty beyond reasonable doubt. सिविल केस में क्या होता है ना, बैलेंस ऑफ डाउट लेकर के चलते हैं और प्रूव करते हैं। क्रिमिनल केसेस में that issue has to be proved beyond reasonable doubt. किसी प्रकार का कोई शंका रह ही नहीं जाता, कोई डाउट रह ही नहीं जाती है, तब जाकर के उसको प्रूव किया माना जाएगा। यहां पर इंडियन एविडेंस एक्ट के बदले में जो BSA आ रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को मानती है। ये मानती है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक इनोसेंट ही माना जाएगा जब तक कि उसके विरुद्ध कोई फॉल्ट प्रूव ना हो जाए, जब तक उसका दोष सिद्ध ना हो जाए उसे निर्दोष ही माना जाएगा। राइट? तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडियन जुडिशरी सिस्टम में एक बहुत बदलाव, जिसमें कॉलोनियल पीरियड का 1860, 1862, 1872, 1882 के पीरियड का IPC, CRPC, इंडियन एविडेंस एक्ट, IPC 1860 का, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का, CRPC 1882 का जो 98 में चेंज किया गया और 1973 में फिर से चेंज किया गया। कॉलोनियल पीरियड के जो लॉ बने थे वो किस लिए बने थे? इंडियन को पनिश करने के लिए, दंड देने के लिए, न्याय देने के लिए नहीं। आज लगभग 150 साल बाद, 160 साल बाद, 170 साल बाद उसको बदला जा रहा है और उसको भारतीय प्रतिरूप में उसको पास किया जा रहा है। इसलिए कहीं भी इंडियन नाम नहीं दिया गया है, भारतीय न्याय संहिता कहा जा रहा है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम कहा जा रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम कहा जा रहा है, नागरिक सुरक्षा संहिता कहा जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। ये बता रहा है कि हमें गुलामी की मानसिकता से भी बाहर निकलने की जरूरत है। देश तो आजाद हो गया 1947 में, अब क्या 2047 तक हम अंग्रेजों के ही लॉ चलाते रहेंगे? क्या हमारे पास ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है जो हम अपने लॉ बना सकें? क्या लॉ में चेंजेस की जरूरत नहीं है? इतने डिजिटल इनोवेशन हो रहे हैं, इसके चलते चेंजेस की जरूरत नहीं है। और इसीलिए भारत सरकार लेकर के आई है 3 लॉ को चेंज करने का प्रपोजल, जो चेंज हो चुका है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू होने वाला है। भारतीय न्याय संहिता बाय रिप्लेसिंग भारतीय न्याय संहिता रिप्लेसिंग IPC, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता रिप्लेसिंग CRPC एंड भारतीय साक्ष्य अधिनियम रिप्लेसिंग इंडियन एविडेंस एक्ट। ये तीनों 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पास हुए, 21 दिसंबर
2023 को राज्यसभा में पास हुए, 25 दिसंबर 2023 को महामहिम राष्ट्रपति जी का उस पर असेंट हो गया, हस्ताक्षर हो गया। तब से ये कानून बन गया, तब से ये लागू नियम बन गया, प्रभावी होना है। इनेक्टेड अगर आए, अगर कोई पूछे कि व्हेन इट इनेक्टेड, सो 25 दिसंबर 2023 इट गॉट इनेक्टेड। कब से इनफोर्स होगा? इनफोर्स होगा 1 जुलाई 2024 से। करेक्ट। आपका दूसरा चैनल SGKG 2.22 सनातन ज्ञान की गंगा, इसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग SGKG स्टडीज एंड SGKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।